हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मार्गरेट एटवुड का लिखा हुआ एक मास्टरपीस पोएम नाइट। ये मार्गरेट एटवुड एक कैनेडियन पोएट, नॉवेलिस्ट, लिटरेरी क्रिटिक और एक एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट हैं। और इनका राइटिंग के ज़रिए इन्होंने हमेशा नेचर का थीम्स को एंड ह्यूमन नेचर का कॉम्प्लेक्सिटीज़ को हमेशा उठा के रखा है। इनका एक फेमिनिस्ट एंड एनवायरनमेंटलिस्ट एंगल भी एक रहता है। एनवायरनमेंटलिस्ट अवेयरनेस या इको क्रिटिकल एक चिंताधारा या फेमिनिस्टिक चिंताधारा में इनका वर्किंग में, इनका ओवर में हम लोग देख सकते हैं। ये जो नाइट पोएम है, इसका ज़रिए उन्होंने समझाया है कि एक जो नाइट टाइम है वो कैसे एक फादर का तरह, एक मदर का तरह, एक पेरेंटल फिगर का तरह इंसानों का केयर कर सकता है। ओके, हाउ नाइट इज़ नॉट अ डेंजरस थिंग, नॉट अ फियरफुल थिंग, बट अ लविंग एंड केयरिंग पेरेंटल फिगर। ठीक है, वो बिल्कुल भी दहशत वाला या कोई भयानक कोई चीज़ नहीं है। और कैसे हम नाइट के साथ ही उन्होंने एक डीप मीनिंग ये भी निकाला है कि कैसे हम लोग का ज़िंदगी में जो केयर गिवर होते हैं, जो पेरेंटल फिगर होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनका जो प्रभाव या उनका जो इम्पैक्ट होता है, या कहा जाए तो एक प्रोटेक्टर प्रोटेक्टेड ये जो रिलेशनशिप होता है, इसका कहीं डायमेंशनल अंदर तक जा कर के उसका जो रिलेशनशिप है वो उन्होंने निकाल के लाए हैं। तो काफ़ी हद तक काफ़ी इमेजरी वाला पोएम है, काफ़ी सिंबलिज्म वाला पोएम है। और मैन नेचर दोनों का ही आपसी रिश्ता और प्रोटेक्टर प्रोटेक्टेड का भी आपसी रिश्तों को ये काफ़ी हद तक समझाता है। ठीक है, बहुत ही सुंदर पोएम है, बहुत ही ऊपर से पढ़ करके बहुत ही आसान पोएम लगेगा, लेकिन काफ़ी सारा इसमें मीनिंग इसमें छिपा हुआ है, इंटरलेस्ड स्ट्रक्चर है इसका। तो आइए लाइन बाय लाइन इसका डीप एनालिसिस करते हैं और एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, सारा कन्फ्यूजन क्लियर करके अच्छे से समझेंगे नाइट पोएम का हर एक पल्लू। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, इट इज़ ओनली द विंड चेंजिंग टू द ईस्ट। ठीक है, तो पहले ही पोएट क्या बोल रहे हैं कि देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई डरने का विषय नहीं है, कुछ भी डरने का बात नहीं है। ये क्या है? ये सिर्फ एक विंड ही तो है, सिर्फ हवा चल रहा है। चेंजिंग टू द ईस्ट, जो हवा का रुख है वो बदल गया है पूर्वी दिशा में। ठीक है ना, ईस्ट का तरफ डायरेक्शन होकर के हवा चल रहा है। पहले कोई और डायरेक्शन में चल रहा था, अब हवा ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, ईस्ट का तरफ वो जा रहा है। तो बस यही बात है, कुछ घबराने वाला बात नहीं। तो एक्चुअली यहाँ पे एक जो ऑडियंस है, ठीक है, या जो रीडर्स है पोएम का, उसका तरफ जो स्पीकर है वो उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि जो ऑडियंस है, जो रीडर है, वो ऑलरेडी ये सोच लिए हैं कि ये कोई डरावना माहौल है, ये कोई फियरफुल एटमॉस्फेयर है चारों तरफ का। जनरली ये एक नाइट टाइम का सिचुएशन का बात किया जा रहा है, नाइट को लेके बोला जा रहा है। और जनरली हम लोग, ज़्यादातर लोग नाइट को जितना ना ब्यूटीफुल मानते हैं, उससे भी ज़्यादा कहीं डरावना, खौफनाक, रहस्यमय मानते हैं। वाई? बिकॉज नाइट इज़ डार्क। और डार्कनेस हमेशा से, चाहे हम लोग नॉर्मल, हम लोग सोसाइटल मीनिंग को लेके बोले, या हम लोग अपना इंटरप्रिटेशन को बोले, या फिर लिटरेरी यूज़ में भी बोले, नाइट को या डार्कनेस को, खास करके डार्कनेस को हमेशा कोई ईविल का साथ, कोई मिस्टीरियस चीज़ के साथ, कोई नेगेटिव चीज़ के साथ मतलब कंबाइन करके, लिंक करके दर्शाया गया है। इसलिए डार्कनेस मतलब ही कुछ न कुछ बुरा, कुछ न कुछ भयानक। ये आइडिया हम लोग के मन में घुस गया है। तो जो स्पीकर है वो यही आइडिया को डीबंक कर रहे हैं, यही मिथ को वो बस्ट कर रहे हैं कि नहीं, नाइट टाइम जो है वो सिर्फ घबराने वाला बात नहीं है, वो सिर्फ डरने वाला बात नहीं है, वो काफ़ी केयरिंग भी हो सकता है। तो इससे सबसे पहले तो डरना बंद करो। सी द थिंग एज इट इज़। नाइट में क्या चीज़ है, जो नाइट में एक्चुअली है उसको देखो, जैसे है वैसे देखो। एक्स्ट्रा डर खुद पहले से इंपोर्ट मत करके रखो, खुद से डर फ्री में पहले लेके मत रखो। पहले देखो पहले कि अंधेरा में वाकई में डरने का कोई बात है भी कि नहीं, पहले से डर के मत रखो। ओके, तो अच्छा, ये जो विंड चेंज हो रहा है, हवा का रुख बदल रहा है, ये एक तरीके से एक सिंबल है द नेचुरल फ्लक्चुएशंस और द नेचुरल ट्रांजिशंस और द नॉर्मल चेंज दैट अकर इन नेचर। कोई भी नेचर में परिवर्तन नियम है, चाहे वो आपका नेचुरल चीज़ में आए, जैसे दिन बदलता है, रात होता है, पतझड़ का मौसम में पत्ता झड़ता है, मृत्यु होता है, ज़िंदगी होती है, सब चीज़। तो ये तो एक नेचुरल कोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और देन क्रिएशन। तो चेंज एक
चाहे हम लोग मानव जीवन में भी देखते हैं चेंज तो होता ही रहता है। तो ये एक तरीके से वो जो एवर लास्टिंग लॉ ऑफ चेंज है, एक उसको भी ये सिम्बलाइज कर रहा है कि चेंज से हम लोग को डरना नहीं है, चेंज से हम लोग को घबराना नहीं है। ओके, इट इज़ क्वाइट नेचुरल, सो देर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट चेंज। आगे देखते हैं। इट इज़ ओनली योर फादर द थंडर, योर मदर द रेन। अब देखिए उन्होंने, एटवुड ने अब क्या किया, थंडर और रेन को हम लोगों का पिता माता ठहरा दिया। कि थंडर को किससे चीज़ किया कि थंडर इज़ अ फादरली फिगर, थंडर इज़ आवर फादर, वो हम लोग का पिता है, थंडर पिता है, और रेन बारिश क्या है, माता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो जनरली जो फादर होते हैं उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग, टफ, हार्ड, रिस्पॉन्सिबल, अथॉरिटेरियन फिगर, ठीक है, पावरफुल फिगर ये मानते हैं, ठीक है। और जो थंडर है वो भी काफ़ी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और थोड़ा अथॉरिटेरियन वाला है, ठीक है। उसको मतलब दूसरे आदमी के ऊपर या दूसरे चीज़ों को काबू करने का क्षमता थंडर में है। थंडर हैज़ दैट पावर, ओके, थंडर हैज़ दैट कंट्रोलिंग एस्पेक्ट, इसीलिए उसको फादर के साथ तुलना किया गया। और जो रेन है, जो बारिश है, वो काफ़ी नर्चरिंग नेचर का होता है। जब भी बारिश आता है तो वो कोई भी बंजर ज़मीन को, कोई भी जगह को वो फर्टिलिटी दे के जाता है, वो उपजाऊ क्षमता प्रदान करके जाता है, ठीक है, वो प्रोडक्टिविटी दे के जाता है, रिफ्रेशनेस दे के जाता है। एक तरीके से जो लाइफ गिविंग क्वालिटीज़ है वो रेन में है। और लाइफ गिविंग क्वालिटीज़ किस में रहते हैं? लाइफ कौन क्रिएट करती है, लाइफ कौन नर्चर करती है, कौन प्रोडक्टिव है? माँ है। तो इसीलिए रेन को माँ की तरह तुलना किया गया और थंडर को पिता की तरह तुलना किया गया कि ये दोनों तुम्हारे पिता माता जैसी ही है, तो इनसे घबराने का दरकार नहीं है। ओके, तो एक तरीके से इसका ज़रिए उन्होंने नेचर और ह्यूमन में एक जो नॉर्मल बॉन्ड है उसी को एक बार दोबारा उन्होंने रीअवेकन कर दिया, रीलिव कर दिया कि नेचर इज़ लाइक आवर पेरेंट, वी आर लाइक नेचर्स चिल्ड्रन, सो वी डोंट नीड टू फियर देम। जैसे हम लोग अपने माता पिता को प्यार करते हैं कि उन लोग से हमेशा दूर भागते हैं, डरते हैं, तो नेचर भी हम लोग का एकदम माता पिता ही है, उससे भी हमको घबराना नहीं है, वो हम लोग का नुकसान नहीं करेगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। इन दिस कंट्री ऑफ वाटर विथ इट्स बीज मून डैम्प एज अ मशरूम। ओके, अब वो क्या बोल रहे हैं, इन दिस कंट्री ऑफ वाटर, मतलब ये जो इलाका है, ये जो कंट्री, मतलब यहाँ पे एक्चुअली देश नहीं, कंट्री मतलब यहाँ पे लैंड, मतलब जो ज़मीन, ये जो इलाका है, जो एरिया है, ठीक है ना, जो लोकेलिटी है, ये क्या है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। पानी भी एक तरीके से देखा जाए तो वाटर इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सिम्बॉल फॉर लाइफ, क्योंकि हम लोग तो ये बोलते ही हैं कि जहाँ पे भी वाटर रहता है वहाँ पे लाइफ का एग्जिस्टेंस होने का चांसेस रहता है, बिकॉज वाटर इज़ द फर्स्ट सिंबल, वाटर इज़ द फर्स्ट प्रूफ, वाटर इज़ द फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, इजंट इट। देखिए जैसे हम लोग बाहर कहीं भी स्पेस का बात अगर हम लोग करें कि बाहर कोई ग्रह में या चांद में, जब भी हम लोग सोचते हैं कि कहीं पे लाइफ का एग्जिस्टेंस है क्या, सबसे पहले उसके लिए पानी का खोज करते हैं कि पानी मिला है क्या। हाँ, अगर पानी मिला है तो भले हो सकता है कि ज़िंदगी का प्रमाण हो सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए द कंट्री इज़ फुल ऑफ वाटर, ये पहले ही बता दिया गया। तो एक तरीके से ये समझाता है कि इट इज़ फुल ऑफ लाइफ, इट इज़ फुल ऑफ लिवलीनेस, इट इज़ फुल ऑफ एबंडेंस, ठीक है, इट इज़ फुल ऑफ क्रिएटिविटी, ये भरा भरा हुआ है, नेचुरल एबंडेंस है इसमें, इस जगह में। ओके, विथ इट्स बीज मून डैम्प एज अ मशरूम, ये आ गया हम लोग का सिमिली। सिमिली क्या होता है? सिमिली होता है जब हम लोग कोई चीज़ को कोई दूसरा चीज़ से डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, एकदम सीधा तरीके से एक तुलना आएगा। तो यहाँ पे जो मून है, जो चांद है, उसको मशरूम के साथ तुलना किया जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी इन देयर कलर, सिमिलैरिटी इन देयर टेक्सचर, ठीक है, सिमिलैरिटी इन देयर लुक्स। और यहाँ पे क्योंकि डैम्प मशरूम, डैम्प मतलब भीगा हुआ, ठीक है, तो मशरूम जो भीगा, मशरूम ऐसे उगता ही है भीगा इलाके में, ठीक है, जो डैम्प इलाका, वाटरी इलाका होता है, मार्शी एरिया होता है। मार्श मतलब एक ऐसा आपका पानी जमा हुआ जगह, वाटर लॉक्ड एरिया, जो काफ़ी, जिसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी काफ़ी होता है, वो सब इलाका में जनरली ये आपका मशरूम ग्रो करते हैं। तो डैम्प मशरूम, भीगा हुआ मशरूम, मॉइस्चर वाला मशरूम जैसा ही दिख रहा है क्या? चांद, बीच, बीच यानी कि ऑफ वाइट कलर, ठीक है, तो वैसा ही दिख रहा है चांद भी। तो एक तरीके से चांद को भी यहाँ पे एक नेचर का पार्ट कर, एक्चुअली चांद भी एक नेचर का पार्ट ही है, मतलब इसको अगर देखा जाए जो ये अर्थ वाला नेचर का पार्ट नहीं है, लेकिन यूनिवर्स मतलब टोटल अगर कॉस्मिक नेचर का हम लोग बात करें तो उसका एक पार्ट है। तो यहाँ पे चांद को भी
हम लोग का ये जो छोटा सा कंट्री का बात किया जा रहा है, वहाँ का ही एक सदस्य के तौर में चाँद को भी दर्शाया जा रहा है। ओके, इट इज़ ऑल्सो लाइक अ मशरूम, इट इज़ ऑल्सो लाइक अ पार्ट ऑफ दैट वाटरी एनवायरनमेंट। इट्स ड्राउंड स्टम्प्स एंड लॉन्ग बर्ड्स दैट स्विम। ठीक है, तो अब जो स्टम्प्स है, स्टम्प्स मतलब होता है कि जो पेड़ का एक मतलब जड़ का सामने वाला हिस्सा, ठीक है, जो उसका स्टेम होता है, स्टेम और जो रूट्स होता है उसका बीचों बीच का कोई एक हिस्सा, उसको हम लोग स्टम्प्स बोलते हैं। तो वो पानी में डूबा हुआ है, ठीक है ना, पेड़ का जो जड़ का ऊपर वाला हिस्सा है एकदम पानी में डूबा हुआ है। सही, क्यों? क्योंकि ये एक वाटर लॉक्ड एरिया है, ये एक मार्शी एरिया है। ओके, तो इसीलिए इसमें पानी क्योंकि जमा हुआ है तो पेड़ भी डूबा हुआ है, पेड़ का निचला वाला हिस्सा। और क्या है, यहाँ पे लंबा लंबा बर्ड्स है जो कि उड़ते नहीं हैं, स्विम। देखिए, बर्ड्स दैट स्विम, फ्लाई नहीं बोला गया, स्विम मतलब क्या, यहाँ पे हर चीज़ को एकदम बहुत ही वाटरी निगाह से एक एक्वाटिक एनवायरनमेंट के तौर पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कोई मतलब नॉर्मल दृश्य नहीं, एक समंदर के अंदर चल गए हैं, एक मरीन एनवायरनमेंट हम लोग इनकाउंटर कर रहे हैं। एक समंदर के नीचे का दृश्य हम लोग देख रहे हैं, चारों तरफ पानी, चारों तरफ ह्यूमिडिटी, ठीक है, इस तरीके का हम लोग को दिखाई दे रहा है। लेकिन हालांकि है नहीं, है ये पानी का ऊपर का ही दृश्य। तो एक्चुअली ये जो नाइट का मतलब टाइम है, इसमें ये जो नेचुरल एक लैंड का बारे दिखाया जा रहा है, इसके ज़रिए एटवुड समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि इट इज़ समवॉट मे बी अनरियलिस्टिक। हो सकता है कि जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा हो, ठीक है, ये सच में पूरी रियलिस्टिक ना हो। क्योंकि जो आप सोचिए, जो थंडर को पिता का साथ तुलना किया जा रहा, रेन को माता का साथ तुलना किया जा रहा, मून को डैम्प मशरूम के साथ तुलना किया जा रहा है, तो ये भी एक तरीके से जितना ना रियल अर्थ है उससे ज़्यादा मेटाफोरिकल यूज़ में ये सब नेचुरल एजेंट्स, दे आर मोर ऑन मेटाफोरिकल एग्जिस्टेंस रादर दैन देयर फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं एक जगह में हम लोग को मन में ये डाउट घुसा दिया जा रहा है कि क्या ये सच में एक रियल वर्ल्डली प्लेस है, क्या पोएट इसको एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना रहे हैं, या यहाँ पे कुछ कुछ फिजिकल सच है और कुछ कुछ में पोएट का इमेजिनेशन भी घुस जा रहा है। तो यहाँ जो बाउंड्री है ना, जो लैंड, अब देखिए लैंड और वाटर में जो बाउंड्री है उसको एकदम डिमिनिश कर दिया गया है, उसको एकदम मिटा दिया गया है। लैंड वाटर दोनों मिल के एकदम एक हो गए हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे रीज़न और इमेजिनेशन का भी बाउंड्री को हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें लाइट और डार्कनेस का बाउंड्री को भी हटा दिया गया है। ओके, पूरा अंधेरा है लेकिन उसमें मून का उजाला भी है, लेकिन इतना भी ज़्यादा उजाला नहीं क्योंकि वो एक डैम्प मशरूम जैसा है। अब डैम्प मशरूम का टेक्सचर लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, ये भी देखने वाली बात है। तो यहाँ पे हर चीज़ को एक थोड़ा सा इल्यूशनरी लेवल पे लेके जाया जा रहा है, एक कन्फ्यूजन है। ओके, वेयर द मॉस ग्रोज ऑन ऑल साइड्स ऑफ द ट्रीज, जहाँ पे पेड़ों के चारों तरफ मॉस उगते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से मॉस यानी एक आपका काई आप कह सकते हैं। ठीक है, वेरी टाइनी प्लांट लाइक थिंग्स। ओके, तो खास करके जहाँ पे डैम्प वेदर होता है ना, वहाँ पे ये मॉस, ये काई तरीके के मतलब मॉस काफ़ी ज़्यादा उगते हैं, एकदम भरमार हो जाता है इनका। तो ट्रीज़ तो है ही, ट्रीज़ तो पानी में डूबा हुआ है, ऊपर से ट्रीज़ का चारों तरफ मॉस भी है। मतलब आप समझ लीजिए ये कितना वाटरी एरिया है, और इसमें जो इट इज़ अ ओवरग्रोन, इट इज़ अ लश एरिया। ओके, इट्स फुल ऑफ लाइक एक्स्ट्रावैगेंट वेजिटेशन इज़ देयर। मतलब हद से ज़्यादा इसमें पेड़ है, पौधे है, पूरा पानी है, मतलब पूरा ज़िंदगी से, प्राण से ये भरपूर है। नेचर इज़ एट इट्स एक्सट्रीम, नेचर इज़ एट इट्स फुलेस्ट। यहाँ पे पूरा नेचर, यहाँ पे जैसे एक ह्यूमन टच पूरी यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्क्रीट लाइफ का टच पूरी मिसिंग है, यहाँ पे अर्बनाइजेशन का टच है ही नहीं। इसको टोटल एक फेयरलैंड तरीके का एक्सपीरियंस में लेके जाया जा रहा है, जहाँ नेचर इज़ द ओनली फोर्स, नेचर इज़ प्रेजेंट इन इट्स फुलेस्ट। और इसीलिए इमेजिनेशन और जो रियलिटी है वो भी कहीं ना कहीं मिलके एक हो जा रहा है। अब जो आखिरी लाइन ये स्टैंजा का हम लोग देखेंगे, उससे प्रमाण हो जाएगा कि सचमुच में ये रियलिटी और इमेजिनेशन को, हम लोग का लॉजिक को और
पैशन को मिला देने वाला एक कन्फ्यूजन स्टेट है। देखिए आखिरी में क्या बोला जा रहा है, एंड योर शैडो इज़ नॉट योर शैडो बट योर रिफ्लेक्शन, यानी कि तुम्हारा जो परछाई है, जो शैडो है, वो तुम्हारा परछाई नहीं है, वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। यानी क्या कि जिसको तुम सोच रहे हो मेरा परछाई है, वो एक्चुअली पानी में गिर रहा तुम्हारा रिफ्लेक्शन है। क्यों पानी? क्योंकि बताया है, दिया गया हर जगह में सिर्फ पानी ही पानी है। तो मैं अब सवाल ये है कि जब हमको पता है, जब पहले से बता दिया जा रहा है कि पानी ही है, तो क्यों ऐसा लग रहा है? तो मैं इसको शैडो क्यों सोच रहा हूँ, मैं इसको रिफ्लेक्शन पहले से ही क्यों नहीं सोच रहा हूँ? बिकॉज ऑफ डार्कनेस। द एरिया इज़ सो कवर्ड अप विथ, सो इंटेंसली रैप्ड अप विथ डार्कनेस कि वो डार्कनेस हमको समझने ही नहीं दे रहा है कि कौन सा जगह लैंड है, कौन सा जगह वाटर है, कौन सा जगह पेड़ है, कौन सा जगह मॉस है। सारा एक तरीके कन्फ्यूजन में घिरा हुआ है, एक इल्यूजन में घिरा हुआ है। इसलिए हमको लग रहा है कि ये तो मेरा परछाई है, लेकिन वो मेरा परछाई है नहीं, वो रिफ्लेक्शन है। अब इसको अगर थोड़ा डीप अर्थ में घुसे, थोड़ा इनर मीनिंग में जाए, तो ये हम लोग का माइंड का भी बात करता है कि हम लोग को अक्सर जो समझ में आता है कि जो कि हम लोग एक्चुअली है, ठीक है, ये शैडो। शैडो मतलब हम लोग समझ सकते हैं हम लोग का एटीट्यूड है, हम लोग का कैरेक्टर, या आवर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ। ये एक तरीके से फुल प्रूफ नहीं है। हम लोग हमेशा खुद को जो समझते हैं वो सटीक समझना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो हम लोग का माइंड का एक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। हम लोग का माइंड, हम लोग का सबकॉन्शियस जो माइंड रहता है, उसका एक जो अवेयरनेस हम लोग को रहता है, वही एक्चुअली हम लोग को डायरेक्ट करता है कि कब हम लोग को क्या करना चाहिए, कब हम लोग को कैसे लग रहा है। तो दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट कांस्टेंट। आप देखिए जो वाटर में जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी लेकिन कभी कांस्टेंट नहीं रहता, वो हमेशा हिलते रहता है। दैट ऑलवेज कीप्स ट्रेम्बलिंग, दैट ऑलवेज कीप्स शेकिंग, दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, दैट इज़ नॉट अनमूवेबल। तो उसमें लेकिन कॉन्स्टेंसी वाला फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंड ही तो एक नेवर ऑलवेज मतलब कांस्टेंट चीज़ नहीं है ना, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंज उसमें आता रहता है। हाँ, एक बार इधर एक बार उधर। तो वैसे ही हम लोगों का जो इच्छा है, हम लोग का जो सबकॉन्शियस डिज़ायर है, जो हम लोग का माइंड में चलते रहता है, वो भी तो हमेशा बदलते रहता है ना। पर्सपेक्टिव के अनुसार बदलता है, परिस्थिति के अनुसार बदलता है, सर्कमस्टांसेस के अनुसार बदलता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर समय जिसको सटीक समझते हैं, खुद को जो समझते हैं, वो हम लोग एक्चुअली नहीं होते हैं। तो ये पूरा स्टैंजा में पहले तो नेचर के ज़रिए बताया गया, एक नेचुरल डिस्क्रिप्शन दिया गया कि ऐसा एक जगह जहाँ पूरा पानी ही पानी है, पूरा अंधेरा है, ठीक है, पेड़ है, पेड़ का चारों तरफ मॉस घिरा हुआ है, फिर बर्ड्स है जो कि उड़ते नहीं हैं, स्विम करते हैं। तो एकदम इसको एक ड्रीम लाइक एकदम सिचुएशन बना दिया, एकदम इमेजिनरी फेयरी लैंड जैसा सिचुएशन बना दिया कि ऐसा प्लेस सच में क्या अर्थ में रहना पॉसिबल है? क्या इतना खूबसूरत, इतना ड्रीम लाइक चीज़ हो सकता है? और ऊपर से आखिरी में बताया गया कि जो आप शैडो देख रहे हो वो शैडो नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है। तो इसी से पूरा हम लोग का कन्फ्यूजन को और भी एलिवेट कर दिया गया, ठीक है। हम लोग का जो रैशनैलिटी है उसको पूरा शैटर कर दिया गया है यहाँ पे। ओके, अब जब दूसरा स्टैंजा में हम लोग आएंगे, उससे हम लोग को पता चलेगा कि ये पूरा जो पोएम है वो अब शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम द नेचुरल टू द ह्यूमन साइकोलॉजिकल वर्ल्ड। अब नेचुरल वर्ल्ड से हम लोग शिफ्ट होकर कहाँ जा रहे हैं? ह्यूमन साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में जा रहे हैं। हालांकि नेचर अभी भी बैकग्राउंड में काम करेगा, लेकिन मेन फोकस रहेगा ह्यूमन साइकोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर। हम लोग मन का दुनिया में अब जा रहे हैं। योर ट्रू पेरेंट्स डिसअपियर व्हेन द कर्टन कवर्स योर डोर। अब ये फिर से पेरेंट्स का रेफरेंस यहाँ पे आया। सबसे पहले पेरेंट्स का रेफरेंस हम लोग को कहाँ मिला था? एकदम पहले जब बोला गया था कि थंडर तुम्हारा पिता है, रेन तुम्हारी माता है, ठीक है, तब एक बार पेरेंट का रेफरेंस मिला था। अब यहाँ पे बोला जा रहा है योर ट्रू पेरेंट्स। अच्छा, इसका मतलब पहले जो पेरेंट बताया गया था, क्या वो ट्रू पेरेंट नहीं था? क्या वो झूठा पेरेंट था? ये भी एक आइडिया हम लोग को मन में आ जाता है। देन दैट वॉज मेटाफोरिकल सेंस, दिस वन इज़ रियल, बट इज़ दिस वन रियल? यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये ट्रू, तुम लोग का ट्रू पेरेंट्स है, लेकिन क्या हम लोग इसको विश्वास कर सकते हैं? क्योंकि थोड़ा देर पहले ही लास्ट लाइन में हम लोग को क्या बोला गया कि जो तुम अपना शैडो समझ रहे हो वो तुम्हारा शैडो नहीं है, वो रिफ्लेक्शन है। मतलब हम लोग का आइडिया हमेशा जो दिखता है वही सही नहीं होता है।
तो इसका ज़रिए हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि यहाँ ट्रू पेरेंट्स बताया जा रहा है, लेकिन इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि ट्रू पेरेंट्स बताया हम सचमुच में मेरा मतलब जो जन्म जो दिया है वो माँ और वो पिता का ही बात किया जा रहा है। ये नहीं भी हो सकता, ये कोई और लेवल में वर्ड प्ले भी हो सकता है और एक्चुअली वही है। यहाँ ट्रू पेरेंट्स मतलब आवर फेमिलियर एटमॉस्फेयर, हम लोग का जाना पहचाना सराउंडिंग्स, हम लोग का जाना पहचाना जगह, हम लोग का जाना पहचाना परिवेश, इस चीज़ को ट्रू पेरेंट्स यानी आवर अक्वेंटेड थिंग्स, आवर नोन थिंग्स, जो चीज़ हम लोग को ऑलरेडी पता है, जो चीज़ से हम लोग ऑलरेडी यूज्ड टू है, उस चीज़ को हम लोग का ट्रू पेरेंट्स यहाँ पे बोला जा रहा है। तो हम लोग का जो जाना पहचाना है वो कब हम लोग से दूर चल जाएगा? जब दरवाजे में पर्दा गिर जाएगा। पर्दा गिरना यानी द फॉल ऑफ नाइट, जब अंधेरा आता है, जब नाइट फॉल होता है, तब उजाले चारों तरफ जो उजाला रहता है वो धीरे धीरे कम होते होते अंधेरा आ जाता है। जैसे ही अंधेरा आएगा वैसे ही क्या होता है कि उजाला में एक जो हम लोग चारों तरफ को दुनिया को जिस तरह से देखते हैं, जब अंधेरा वहीं सेम जगह में आ जाता है तब वो सेम नहीं रहता है, तब वो थोड़ा अलग हो ही जाता है। भले आप कितने ही दिन से रह रहे हो, मान लीजिए आपका अपना घर का भी बगल में कोई एक गार्डन होगा या कोई भी चीज़ होगा, वही एरिया आप सुबह का रोशनी में एक टाइम देखिए, ठीक है, और वही एरिया आप पूरा रात के अंधेरे में एक बार देखिए, आपको लगेगा ही लगेगा कि ये अननोन है। हाँ, भले ही आप मतलब गलती नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है ये बहुत दिन से आप यहाँ पे परिचित है, तो आप रास्ता नहीं भटक जाएंगे, लेकिन सेम वो कभी भी नहीं लगेगा। तो यही बताया जा रहा है कि जैसे ही डार्कनेस आता है, जैसे ही नाइट आता है, सारा हम लोग का जो पहचाना हुआ चीज़ है वो वैनिश हो जाता है, वो भाग जाता है, एक नया रहस्यमय चीज़ का पर्दा सबके ऊपर पड़ जाता है। ओके, वी आर द अदर्स, अब बताया जा रहा है क्या? वी मतलब हम लोग, ठीक है, हम लोग यानी कौन? आइए जानते हैं। वी आर द अदर्स, द वंस फ्रॉम अंडर द लेक हु स्टैंड साइलेंटली बिसाइड योर बेड। तो हम लोग दूसरे हैं, अदर यानी अननोन, जिसको तुम नहीं पहचानते हो। हम लोग तुम्हारे ट्रू पेरेंट्स नहीं हैं, हम लोग तुम्हारे जाना पहचाना हुआ परिवेश के अंदर, जाना पहचाना हुआ सर्कमस्टांसेस में नहीं आते। हम वो है जिसको तुम नहीं पहचानते। जब नाइट आ जाता है, जब डार्कनेस आ जाता है, तब कुछ अनजानी चीज़ तुम्हारा आसपास मंडराते रहते हैं, हम लोग वो है। एक्चुअली अगर मेटाफोरिकल सेंस में इसको देखा जाए, सिम्बॉलिकल सेंस में इसको देखा जाए, तो इसको एक तरीके से हम लोग अपना ही अंदर का वरी बोल सकते हैं, अपना ही अंदर का इनसिक्योरिटीज़ बोल सकते हैं, अपना ही अंदर का एक जो फियर है उसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी डार्कनेस आता है, जब भी अंधेरा आता है, तब भी हम लोग को सामने वाला चीज़ क्या होता है? दिखाई नहीं देता है, और जब भी दिखाई नहीं देता है तब वो हम लोग के लिए हो जाता है अननोन। एंड इट इज़ अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी टू ऑलवेज फियर द अननोन, ऑलवेज रिएक्ट अगेंस्ट द अननोन। भले ही वो अंधेरे से मुड़ा हुआ चीज़ से आपको कोई नुकसान हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो, लेकिन हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते। वी कैन नेवर ट्रस्ट विच इज़ इनविजिबल और विच इज़ नॉट टोटली क्लियर। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ एक मिसट्रस्ट ऑलरेडी अपने आप आ जाता है, वहाँ पे एक लैक ऑफ क्लैरिटी, एक लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसलिए हम लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते, हम लोग उससे एक डर या एक संदेह हम लोग के मन में रह ही जाएगा। तो वो जो हम लोग का मन का अंदर का संदेह है, ये जो डाउट है, ये जो सस्पिशन है, ये जो ख्यालात है, ठीक है, जो हम लोग को नाइट में आता है, ठीक है, जब हम लोग सारा दिन का काम काज छोड़ करके जब नॉर्मल वर्ल्डली एक्टिविटीज़ से हम लोग रिटायर कर जाते हैं, ठीक है, जब नॉर्मल काम में हम लोग व्यस्त नहीं रहते हैं, जब अकेले रहते हैं या रात में रहते हैं, कुछ करने का नहीं होता, तब हम लोग का दिमाग में जो ख्यालात आता है, जो नॉर्मल टाइम में नहीं आता, जो एक डर होता है। और ये डर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये डर सिर्फ रात को देख के है। जब हम लोग नॉर्मल चीज़ों दुनिया से थोड़ा हम लोग को मुक्ति मिलता है, नॉर्मल दुनिया का काज काम से, कर्तव्य से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, सारा चीज़ से, अकेले में जब हम लोग जब सच में खुद का आमने सामने होते हैं, व्हेन देयर इज़ नोबडी बट आवर ओन सेल्फ, तब हम लोग को कुछ सवाल, कुछ चिंता मन में आता ही है, विच इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग। ओके, वो चिंता बहुत रिलैक्सिंग नहीं होता है। मे बी दैट इज़ सम एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन, शायद वो कुछ हम ही लोग को लेके कुछ क्वेश्चन हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे हैं, ठीक है।
या फिर कोई क्वेरी आता है, कोई टेंशन आता है कि सच में सब कुछ ठीक ठाक है ना, मैं सही रहूँगा ना, कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना, क्या है। तो एक ये जो अनसेटलिंग क्वेश्चंस, ये जो डिस्टर्बिंग क्वेश्चंस है, ये इसी को एक तरीके से वी बताया गया है कि वही हम लोग का दुश्चिंता हम लोग का सामने एक पर्सोनिफाइड फिगर बन करके आ गया है कि देखो हम लोग आए हैं, हम तुम्हारे जाने पहचाने नहीं हैं, हम अदर है, हम अननोन हैं, ठीक है। हम लोग अंडर द लेक से आए हैं, लेक का अंदर से उठ के आए हैं। लेक यानी वाटर, याद है वाटर पहला ही फेज़ में हम लोग देखे थे कि पूरा चारों तरफ वाटर है। और वाटर क्या है, वाटर एक सिंबल ऑफ लाइफ है, वाटर एक सिंबल, अच्छा वाटर एक सिंबल ऑफ क्लैरिटी भी है। वाटर इज़ वेरी क्लियर, वाटर इज़ वेरी प्योर। तो मतलब वो हम लोग का नोन चीज़ है, वो हम लोग का जाना पहचाना दुनिया है, जहाँ पे सब कुछ प्रॉपर है, जहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। लेकिन अगर उसका अंदर का बात करें, अगर लेक का सिर्फ सतह जो पानी है, लेक का जो सरफेस वाटर है, वो हम लोग के लिए क्लियर है, वो हम लोग के लिए प्योर है, लेकिन अगर लेक का एकदम डीप अंदर का पानी, वो कभी बाहर से दिखता है? नहीं दिखता है। मतलब क्या, जो ज़िंदगी का एकदम अंदर वाला हिस्सा है, जो कि नहीं दिख रहा है, जो छुपा हुआ है, वो बाहर कब आता है? जब हम लोग खुद से रूबरू होते हैं, जब हम लोगों को और कोई साथ नहीं होता है, या जब हम लोग को दिमाग में ऐसा ऐसा ख़यालात आता है, ठीक है, आवर ओन वरीज़, आवर ओन क्वेरीज़, आवर ओन नेगेटिव थाट्स, यहीं हम लोग का बैक ऑफ द माइंड से, हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड से उठ करके आ रहा है हम लोग का सामने, फ्रॉम अंडर द लेक, दैट मीन्स अंडर, from the subconscious mind, from the depth of our mind, who stands silently beside your bed। और हम लोग खड़े हैं तुम्हारा बेड के पास चुप से, कोई आवाज़ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर कोई आवाज़ नहीं करके आता है, that means you can't trace them, you can't track them, they are completely unexpected। और ऐसा ही तो होता है, हम लोग का जो भी माइंड है उसमें खास करके जो नेगेटिव थॉट्स रहता है, या जो क्वेरीज रहता है, जो डिसबिलीफ्स रहता है, वो क्या आपको नोटिफिकेशन दे के आते हैं कि हाँ आज रात 8:55 बज के मैं आपका वरी आ रहा हूँ? ऐसा थोड़ी ना होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो दे आर ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड, हमेशा बिना बताए ही वो लोग आते हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही आते हैं, और आ करके आपको काफ़ी अप्रस्तुत कर देते हैं, आ करके आपका जो मेंटल पीस है उसको डिस्टर्ब करके चल जाते हैं, ठीक है, आपको डिस्टेबलाइज करके चल जाते हैं। आपको हमेशा डर लगा हुआ रहता है, क्या होगा क्या होगा, जब तक वापस सुबह नहीं होता, या जब तक आप अपना नॉर्मल चारों तरफ में नहीं आ जाते, जिसको आप पहचानते हैं, आपका चारों तरफ का नॉर्मल परिवेश, आपका दोस्त लोग, आपका परिवार, या आपका पहचाना हुआ कोई भी चीज़, जब तक वो नॉर्मल सी वापस सस्टेन नहीं होती, तब तक आप परेशान रहते हैं, तब तक आप पीस नहीं मिलता। ठीक वैसे ही ये लोग भी चुपके से आ रहे हैं और आपका बेड के पास आके खड़े हैं। बेड में लेटा हुआ अवस्था यानी देयर यू आर वल्नरेबल, इट एक्सपोजेस योर वल्नरेबिलिटी। यहाँ पे आपको कोई कुछ भी कर सकता है। देयर यू आर वेरी वीक, ये देयर यू आर डिफेंसलेस, ओके, विथ आवर हेड्स ऑफ डार्कनेस। और हम लोग का जो सिर है वो किससे बना हुआ है? अंधेरे का सिर है। यानी यहाँ अंधेरे का सिर यानी क्या? प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, डार्कनेस, डार्क थॉट्स, डार्क आइडियाज़, सस्पिशंस, डाउट्स, ये सब चीज़ यहाँ समझाया जा रहा है कि सारा हम लोग का दिमाग में कुछ अच्छा चीज़ भरा नहीं हुआ है, सब हम लोग ख़राब चीज़ या डाउटफुल चीज़ या परेशान होने वाला चीज़ ही लेकर के तुम्हारा सामने आए हैं। और हम लोग कहाँ से आए हैं? तुम्हारे ही मन के अंदर का कोने से उठ के आए हैं। क्यों उठ के आए हैं अभी? क्योंकि नॉर्मल टाइम में जब तुम काम करते हो, बिज़ी रहते हो, नॉर्मल अपना जाना परिचित परिवेश में रहते हो, तब हम लोग नहीं आते, तब तुम लोग अपना नॉर्मल स्वस्थ जीवन यापन करते हो। जब सब कुछ अलग हो जाता है, जब तुम कोई अलग अपने आप रूबरू आते हो, जब परिचित चीज़ नहीं होता, तभी ही सारा चिंता उठ के आता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो तुम खुद ही अपने चिंता का कारण हो। तुम्हारा मन का अंदर से ही हम लोग आ रहे हैं ये डार्कनेस ऑफ हेड लेकर के। अच्छा, इसमें एक सुपर नेचुरल बात भी है, ठीक है, कि लेक का नीचे से मतलब अंधेरा वाला सिर लेके आ रहा है। इसको देख के एक मॉन्स्ट्रस चीज़ लगता है कि शायद ये कोई भूत है, कोई मॉन्स्टर है, कोई सुपर नेचुरल बीइंग है, कोई प्रेतात्मा है, ऐसा चीज़ लग सकता है, ठीक है, एक सुपर नेचुरल एलिमेंट यहाँ दिया गया है। लेकिन ये क्यों है? हम लोग तो इसको बहुत ईजिली डिलीट कर सकते हैं ना, ये हम ही लोग तो जनरेट कर रहे हैं। दिस इज़ आवर सेल्फ क्रिएटेड मॉन्स्टर्स, इजंट इट? तो अगर हम लोग खुद
ऐसा उल्टा सीधा सोच करना छोड़ दे, हम लोग अपना दुश्चिंता छोड़ दे, अगर जो चीज़ अननोन है उससे हम लोग डरना छोड़ दे, हम अगर ये चीज़ मान ले कि ओके नोन जगह में जैसे हम लोग कम्प्लीटली फियरलेस रहते हैं तो अननोन से भी हम लोग को उतना ही फियरलेस रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग हम लोग का नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है ना। तो जब तक नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो तब तक हम आगे से क्यों मान लेंगे कि ये नुकसानदायक हो सकता है। यही मेंटालिटी को एटीट्यूड यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। द ह्यूमन टेंडेंसी टू ऑलवेज डिस्टेंट इटसेल्फ फ्रॉम द अननोन, अननोन को हमेशा दूर रखने का, उससे हमेशा घबराए रहने का, उससे हमेशा डिस्टेबलाइज्ड होने का ये जो एक मतलब आशंका है, इस चीज़ को वो यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यही तुम्हारा अपना वजह से ही ये सब हो रहा है। We have come to cover you with red wool, with our tears and distant whispers. मतलब हम लोग यहाँ पे आए हैं तुमको कवर करने के लिए रेड वुल से, हम लोगों का आंसू से और बहुत दूर से आने वाला कुछ फिसफिसाहट वाला शब्दों से। मतलब क्या, रेड वुल यानी कि यहाँ पे एक तरीके का कंफर्ट बताया जा रहा है, एक तरीके का वार्मथ, एक कंफर्ट, ठीक है, द कंफर्ट ऑफ कंपनी, ठीक है, कि कोई एक कंफर्ट ऑफ गार्जियनशिप, तुम अकेले नहीं हो, ठीक है, तुम अकेले नहीं हो, हम लोग हैं तुम्हारे प्रोटेक्टर, ठीक है, हम लोग हैं तुम्हारे गार्जियन, अकेले नहीं हो, हम कंफर्ट देने आए हैं तुमको, हम कंफर्ट तुमको प्रोवाइड करेंगे, ओके, विथ आवर टीयर्स एंड डिस्टेंट विस्पर। और इसमें हम लोग का आंसू भी मिला हुआ रहेगा, मतलब हम लोग को भी अपना कुछ दुख है, हम लोग का भी अपना कुछ सेक्रीफाइस है, लेकिन वो सेक्रीफाइस करके भी, वो अपना दुख को सहन करके भी, अपना सफ़रिंग्स को सहन करके भी हम लोग तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, तुम लोग को आराम देंगे, ओके। एंड डिस्टेंट विस्पर्स मतलब हम लोग का जो विस्पर है, हम लोग का जो फिसफिसाहट है, हम लोग का जो बात है जो कोई नहीं सुनता, ठीक है, हम लोग का भी कुछ चाहत है, हम लोग का भी कुछ डिज़ायर है, लेकिन वो फुलफ़िल नहीं हो पाता, तो उसको कौन सुनेगा, वो बहुत दूर आज चल गया है, हम लोग का बात इतना कम हो गया है, इतना दूर से आ रहा है कि वो और ऑडिबल नहीं है, उसको और सुनाई नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ एक तरीके से एक पेरेंटल रोल या गार्जियनशिप का हार्डशिप्स को समझाया है कि गार्जियन बनना, एक प्रोटेक्टर बनना कितना मुश्किल का काम है। ये बहुत आसान काम नहीं है, इसके लिए अपना खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, अपने डिज़ायर को मिटाना पड़ता है। अब जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, जिसका आप केयर कर रहे हो, उसका अच्छाई के लिए, उसका भले के लिए खुद का बहुत सारा चीज़ विसर्जन दे देना पड़ता है, ठीक है, मे बी लाइफ टाइम के लिए। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी लाइक अ वेरी केक वॉक, ओके, ये पीस ऑफ केक नहीं है, ये बेड ऑफ रोजेस नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत इम्तहान का घड़ी है। तो इसीलिए यहाँ पे टीयर्स शब्दों का प्रयोग किया गया कि हम लोग सिर्फ बहुत मज़े में नहीं हैं, हम लोग का भी काफ़ी दुख दर्द है, लेकिन फिर उस सब का बावजूद प्रोटेक्शन हम लोग का ड्यूटी है, तुमको प्रोटेक्ट करना, तो आ रहे हैं प्रोटेक्ट करने और करेंगे भी, करते रहेंगे। अब आते हैं अगला स्टैंजा में। यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोटेक्टेड वाला जो सीन हम लोग को पिछला स्टैंजा का आखिरी में ही दिखने मिल गया कि हम लोग अपना टीयर्स के बदले, अपना डिस्टेंस विस्पर के बदले, अपना सेक्रीफाइस के बदले तुमको कंफर्ट देंगे, तुमको आराम देंगे, तुमको लग्जरी देंगे, रेड वुल प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो एक प्रोटेक्टर या गार्जियनशिप का हम लोग को मीनिंग मिला, वही गार्जियनशिप वाला मीनिंग अब और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होके उठेगा ये थर्ड स्टैंजा में। आइए देखते हैं। यू रॉक इन द रेन्स आर्म्स द चिली आर्क ऑफ योर स्लीप। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम आराम से रॉक्ड हो रहे हो रेन का आर्म में, मतलब जो रेन का बाहों में, बारिश का बाहों में तुम रॉक हो रहे हो। रॉक मतलब स्वे, ओके, एक तरफ से दूसरे, जैसे देखा है कि बहुत जो छोटा बेबीज़ होते हैं उनको ऐसे आराम से एक कॉट में डाल करके ऐसे आराम से हल्का 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 हिलाते करते ताकि उनको नींद आ जाए, वैसे ये स्वेइंग मोशन में, तो उसी को रॉक करने होते हैं, टू मूव बैक एंड फोर्थ, ओके, इन अ स्वर्विंग मोशन, स्वेइंग मोशन, उसको बोला जाता है रॉक। तो तुमको कौन रॉक कर रहा है, बारिश का बाहों में आके तुम रॉक हो रहे हो। जैसे बारिश एक यहाँ पे पर्सनिफिकेशन डेफिनेटली हुआ है, बारिश को यहाँ पे एक पर्सन का जैसे तुलना किया गया है, ठीक है, और पहले भी बारिश को माँ समझाया गया है कि रेन योर मदर, वो तो एकदम पहले ही बता दिया गया है। तो यहाँ फिर से एक जो बारिश का एक मदरली नेचर है, एक जो प्रोटेक्टिव नेचर है, वो वापस सामने लाया है मार्गरेट एटवुड ने, उन्होंने लाए हैं। और क्या बोल रहे हैं कि रेन तुमको अपने बच्चे के जैसा दुलार कर रहा है, केयर कर रहा है, तुमको प्रोटेक्ट कर रहा है, तुम्हारा कंफर्ट प्रोवाइड कर रहा है। द चिली आर्क ऑफ योर स्लीप, चिली मतलब वेरी कोल्ड, ठीक है, आर्क यानी एक शेल्टर, सेफ शेल्टर या हेवन,
ठीक है, एक सुरक्षित जगह जहाँ पे कोई भी आपको हार्म नहीं कर सकता, कोई भी आपको नुकसान नहीं कर सकता, वैसा एक सुरक्षित जगह, एक शेल्टर, हेवन, ठीक है, ऑफ योर स्लीप। स्लीप यानी अच्छा, स्लीप यानी द मोमेंट ऑफ रेस्ट व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड, जब तुम टायर्ड हो जाते हो, जब तुम काम करके थक जाते हो, जब तुम दुनिया का सारा परेशानी से थका हारा होके आते हो, तब जो तुम आराम करते हो, जो तुम निश्चिंत रहते हो, उस समय तुमको शेल्टर कौन प्रोवाइड करता है? उस समय तुमको एक्सटर्नल और इंटरनल प्रॉब्लम से, सफरिंग से कौन प्रोटेक्ट करके रखता है? रेन। रेन अपनी बाहों में तुमको कवर करके रखा है। मतलब यहाँ एक मदरली फिगर का हिसाब से रेन को बताया जा रहा है। और रेन ड्रॉप्स तो हम लोग जानते ही है कि रेन ड्रॉप्स ऑलवेज़ हैव अ सूदिंग इम्पैक्ट विथ देम, ठीक है। बारिश में भीगने से भी जैसे एक देखिए ना, बहुत आराम आता है। इतना गर्मी का बाद जब बारिश होता है तो उसमें जैसे भीग के लगता है जैसे हम लोग को पुनर्जन्म हो गया, ठीक है। एक रिफ्रेशनेस हम लोग को, एक तो रीलिव जैसे हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही चीज़ का बारे यहाँ पे बताया गया है। While we wait your night father and mother, देखिए अब और बेहतर तरीके से, इससे पहला स्टैंजा में जब we बोला गया था, हम लोग बोला गया था, लेकिन हम लोग का आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया गया था, तब से बोला, तब वी का मतलब क्या था कि जो तुम्हारा ही मन में से उठता हुआ जो दुश्चिंता है, जो चिंता है, उसी का एक पर्सोनिफाइड रूप था वी। लेकिन अब जा कर के वी का आइडेंटिटी रिवील हो रहा है, क्या? योर नाइट फादर एंड मदर, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले हम लोग क्या जाने हैं कि नॉट ट्रू पेरेंट्स, मतलब जब ट्रू पेरेंट्स डिसअपियर कर जाते हैं तब आता है नाइट फादर एंड मदर, मतलब वही अननोन है, ठीक है ना। ये भी तुम्हारे असली माँ बाप का बात यहाँ पे मे भी नहीं किया हुआ जा रहा हो, ठीक है। शायद यहाँ पे माँ बाप छोड़ करके भी जो गार्जियन फिगर है या जो प्रोटेक्टर है, ठीक है, उसका बात यहाँ पे किया जा रहा हो, ठीक है। या यहाँ पे नेचर का भी बात किया जा सकता है, क्योंकि रेन को तो इसमें ये सीधा रेन एक पार्ट ऑफ नेचर है। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारा मीनिंग एक साथ चल रहा है। यहाँ पे जो एक्चुअल बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उसको भी, वो भी मीनिंग यहाँ पे है। बायोलॉजिकल पेरेंट को छोड़ के जो अदर्स गार्जियन या प्रोटेक्टर होते हैं वो भी यहाँ पे मीनिंग है। जो अपना एक नेचर, जो एक मदरली फिगर रोल प्ले करता है, वो भी यहाँ पे, तीनों मीनिंग यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये तीनों लेयर है इसका, ठीक है। तो जब हम लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है, योर नाइट फादर एंड मदर, आप तुम्हारा रात का माँ और पिता, माता और पिता, हम लोग वेट कर रहे हैं विथ आवर कोल्ड हैंड्स एंड आवर डेड फ्लैश लाइट। हम लोगों का ठंडा हाथ और डेड फ्लैश लाइट, मतलब हम लोग का जो फ्लैश लाइट है उसका जो रोशनी है वो बंद हो चुका है, मिट चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका दो मतलब निकल के आते हैं। एक तो है कि दिस डिस्क्राइब्स द सफरिंग्स एंड द हार्डशिप्स एंड द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ अ प्रोटेक्टर और अ फादर फिगर और अ मदर फिगर और पेरेंटल फिगर्स और गार्जियंस, जो भी आप लोग बोले, उसका जो हार्डशिप्स है इसको बयां करता है कि हम लोग का हाथ अब ठंडा पड़ चुका है, अब हम लोग का हाथ में और वो जान नहीं है, ठीक है। Why? Because we have done a lots and lots of hard work for protecting you. We have done a lots and lots of sacrifice for ensuring your luxury, your comfort. तो तुम लोगों का, जो हम लोगों का प्रोटेक्टेड है, जिसको हम लोग को प्रोटेक्ट करना है, केयर करना है, उसका अच्छाई के लिए, उसका लग्जरी के लिए हम लोग अपना पूरा ज़िंदगी में बहुत मेहनत किए हैं, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। अब और हम लोग का हाथ में वो पावर, वो लिवलीनेस नहीं बचा। आवर हैंड्स आर कोल्ड नाउ, ठीक है। एंड डेड फ्लैश लाइट, सिमिलरली फ्लैश लाइट मतलब यहाँ जो रोशनी है वो रोशनी अब बुझ गया है। रोशनी को भी आप एक तरीके से एक लिवलीनेस से तुलना कर सकते हैं, एक एनर्जेटिकनेस या एक वाइवेसिटी, एक लिवलीनेस, एक पावर, एक स्पिरिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये जो सारा चीज़ है ये भी धीरे धीरे कम हो चुका है। इतना हार्डशिप से धीरे धीरे डीके होते होते होते, इतना लड़ाई करते करते, इतना प्रतिकूल परिस्थिति के खिलाफ बचाते बचाते, वो भी धीरे धीरे द विल टू लिव, द स्पिरिट टू लिव, वो भी धीरे धीरे जैसे कम हो चुका है। एक तो मतलब ये निकलता है, और एक मतलब ये निकलता है कि देयर इनकेपेबिलिटीज़, ठीक है। कोल्ड हैंड यानी एक तरीके से डिटैचमेंट भी समझाता है, ठीक है। कोल्ड हैंड एक तरीके से इनएबिलिटी भी समझाता है, ठीक है, कि प्रोटेक्टर हम लोग हैं, हम लोग अपना कोशिश पूरा कर रहे हैं, लेकिन इसका बावजूद
वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड यू 100% प्रोटेक्शन। हम लोग अपना पूरा कोशिश करने के बावजूद तुमको 100% प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, ये हम लोग को इनेबिलिटी है। पूरा फ्लैश लाइट हम तुमको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, कभी कभी हम लोग का फ्लैश लाइट बुझ जाता है, अंधेरा में हम लोग रोशनी नहीं डाल पाते क्योंकि उतना एबिलिटीज़ हम लोग में नहीं है कि हम लोग हर मतलब पर्याय में, हर लाइफ का फेज़ में, हर जगह में तुम लोग को गाइड कर सके। वी ट्राई आवर बेस्ट, वी डोंट लिव अ सिंगल स्टोन अनटर्न। हम लोग हर प्रयास करते हैं, उसका बावजूद हम लोग कहीं ना कहीं फेल कर जाते हैं, हर समय तुम लोग को नहीं दे पाते। ये दो तरीके का मीनिंग यहाँ पे निकल के आता है। नोइंग वी आर ओनली द वेवरिंग शैडोज़, और हम लोग को पता है कि हम लोग क्या है, सिर्फ एक हिलता हुआ परछाई है। देखिए फिर से परछाई आया, इससे एकदम पहले स्टैंजा में हम लोग को क्या पता चला था कि जो हम लोग का परछाई है वो क्या है, वो एक्चुअली परछाई नहीं है, वो एक रिफ्लेक्शन है। तो परछाई का जो एक कंसेप्ट है, ठीक है, जो एटीट्यूड का, कैरेक्टर का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ठीक है, जो एक कंसेप्ट है, उसी को वहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेबलाइज कर दिया गया था कि सच में हम लोग जो सोचते हैं कि जो पर्सन हम हैं, जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो रोल हम लोग अदा कर रहे हैं लाइफ में, क्या वो सच में हम लोग कर रहे हैं, क्या उतना कैपेबिलिटीज़ हम लोग में है। देखिए वही चीज़ को अभी एकदम एग्जाम्प्लीफाई कर दिया गया कोल्ड हैंड्स और डेड फ्लैश लाइट के ज़रिए कि नहीं हम लोग प्रोटेक्टर है, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा नहीं प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं, हम लोग अपना पूरा रोल अदा करने में नाकामयाब हैं। ठीक है, इसीलिए वेवरिंग शैडोज़, जो शैडो है वो भी फ्लिकर करते रहा, वो भी शेक करते रहा, हिलते रहा। शैडो भी कंस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स इम्परमानेंट। आवर प्रेजेंस इन योर लाइफ इज़ इम्परमानेंट। ये जो प्रोटेक्टर है या गार्जियन है, जो फादरली फिगर है, इनका जो प्रेजेंस है ये हमेशा हमेशा नहीं रहते तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए, एक दिन ये भी चल जाते हैं। जो प्रोटेक्टेड है, जो केयर्ड है, उसको छोड़ करके प्रोटेक्टर को एक दिन जाना ही पड़ता है, चाहे उसका मन हो या ना हो। दैट इज़ वाई दे आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्पररी। कुछ ही दिन का वो लोग मेहमान हैं, कुछ ही दिन तक, कुछ ही शॉर्ट टाइम के लिए वो लोग गाइड कर सकते हैं, नॉट आफ्टर दैट। ओके, थ्रोन बाय वन कैंडल, बस एक ही जो मोमबत्ती है, एक ही जो मोमबत्ती का रोशनी है, उसी से क्या पड़ रहा है, उसी का परछाई पड़ रहा है और वो हिल रहा है। क्यों हिल रहा है? क्योंकि मोमबत्ती का जो रोशनी है, मोमबत्ती का जो फ्लेम है, दैट इज़ फ्लिकर्ड बाय द ऑन गोइंग एयर, जो हवा चल रहा है। अब आप याद कीजिए पहला स्टैंजा में क्या बोला गया था कि डरने का बात नहीं है, हवा सिर्फ पूर्वी दिशा का और रुख कर गई है। तो क्या आप अब लिंक कर पा रहे हैं? क्या ये वही हवा है जो अपना दिशा चेंज किया है, और वही दिशा चेंज करने के वजह से जो मोमबत्ती का जो शिखा था, जो मोमबत्ती का जो फ्लेम था, वो अब काँप रहा है? क्या अब तक हवा कोई और डायरेक्शन में बह रहा था, तब तक मोमबत्ती का जो आपका फ्लेम था वो एकदम पक्का था। अब जब वो हवा पूर्वी दिशा में रुक करके बह रही है तो वो मोमबत्ती अब हिलने लगा है। मतलब क्या? मतलब है प्रतिकूलताएं, एडवर्सिटीज़, जो ज़िंदगी में जो बाधाएं आती हैं, वो हर समय बाधा नहीं आती, लेकिन एक ना एक टाइम ऐसा बाधा आएगा ही जो आपका ज़िंदगी को हमेशा के लिए तबाह करके भी रख सकता है। देयर यू आर हेल्पलेस। ठीक है, इन दैट केस, इन दैट सिचुएशन, नो fathering figure, no parental figure, no guardian could do anything for your safety. That is the point. ये जो helplessness है, इसको असहायता है, इसको सामने रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सोच सकते हैं कि एक तरह से टाइम और डेथ का भी लिंकेज है इसमें, कि विथ पैसेज ऑफ टाइम आवर capability to provide protection is diminished, and with passage of time we ourselves are deleted, we ourselves are erased। चाहे वो कितना भी पावरफुल प्रोटेक्टर हो, एक ना एक दिन वो इरेज होगा ही, उसको होना ही है, मिटना ही है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके, इन दिस echo you will hear 20 years later। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस और बहुत रिविलेटरी सेंटेंस भी ये है। देखिए अब यहाँ पे क्लियरली एक टाइम का, एक टाइम फ्रेम का मेंशन कर दिया गया है कि 20 साल बाद जो तुम सुनोगे। अच्छा, इसका मतलब क्या हो? अभी तक तो यहाँ पे कोई भी पास्ट या फ्यूचर वाला बात नहीं था। अब तक हम लोग जो पोएम पढ़े सब एट प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में पढ़े कि अभी हो रहा है, या एक नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। तो अब आप सोचिए, आखिर लाइन में जाके आपको पता चल रहा है
कि ये सब तुमको पता चलेगा ये क्या है, ये बस एक इको है। कौन चीज़ का इको है? जो तुम 20 साल बाद सुनोगे। तो अब तक मैं क्या सुन रहा था तब? अब तक मतलब जो कुछ बोला गया क्या वो सच नहीं था? देखिए फिर से आपका रियलिटी को, आपका इमेजिनेशन को और आपका एग्जिस्टेंस को कंफ्यूज कर दिया जा रहा है। ये पोएम का स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है, इवन पोएम का स्ट्रक्चर का थ्रू भी आपको कंफ्यूज कर दिया जा रहा है कि अब तक मैंने जो पोएम पढ़ा, क्या पढ़ा अब तक पोएम का थ्रू जो बताया गया, क्या आखिरी लाइन उसको डिसरिगार्ड कर दे रहा है? क्या आखिरी लाइन उसको नल एंड वॉइड कर दे रहा है? क्या असली लाइन उसको झुठला दे रहा है? तो क्यों मैंने पढ़ा अभी तक? ये जो कन्फ्यूजन है यही पूरा पोएम का थ्रू फ्लो आउट कर रहा है। द कन्फ्यूजन बिटवीन योर बॉर्डर्स आर बीइंग कन्फ्यूज्ड। योर कोई भी बॉर्डर क्लियर नहीं रह रहा। लैंड और वाटर में बॉर्डर पहले से ही वो घुल गया है। लाइट और डार्कनेस में बॉर्डर पहले से ही वो नहीं है, मिट गया है, मिल गया है। और अब आखिरकार जा कर के साउंड और साइलेंस का भी बॉर्डर एक साथ मिल जा रहा। ठीक है, अब तक जो साइलेंट नाइट था, ठीक है, जो नाइट फादर एंड मदर थे वो भी साइलेंट थे, आखिर में जा कर के एक इको सुनाई दे रहा है। वो भी कैसा इको? जो 20 साल बाद आपको सुनाई दे रहा है। मतलब क्या कि शायद जो प्रोटेक्टर है, शायद जो पेरेंटल फिगर है, शायद जो गार्जियंस है, इनका बात, इनका इम्पोर्टेंस, इनका हार्डशिप्स, इनका सैक्रिफाइस आपको आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन शायद आज से 20 साल बाद समझ में आएगा, जब ये लोग नहीं रहेंगे, या जब इन लोग का इम्पोर्टेंस आपका लाइफ में ख़त्म हो जाएगा, या जब इन लोग का प्राइम टाइम चल जाएगा, तब शायद, तब कोई दिन बाद, तब एक दिन जब आप अकेले रहेंगे, एक दिन सोचेंगे कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं, क्यों हो रहा है, क्या मेरी परेशानियां हैं। कभी जब आप अकेले रूबरू होंगे खुद, अकेले ऐसे कोई अंधेरे का दिन में, तब शायद आपका दिमाग में आएगा कि आपका भी कोई प्रोटेक्टर था, आपका भी कोई पेरेंटल फिगर था, आपका भी कोई गार्जियन था, उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किए हैं, उनका कोल्ड हैंड्स, उनका डेड फ्लैशलाइट, ये सब का बावजूद, उनका टीयर्स, उनका डिस्टेंट विस्पर, ये सब का वैल्यू आप तब नहीं समझ पाए थे, लेकिन आज आपको समझ में आएगा, 20 साल बाद आपको समझ में आएगा। ये 20 साल यानी यहाँ एक बार कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 20 साल मतलब 20 साल बाद ही आना पड़ेगा। आपको 10 साल बाद भी समझ में आ सकता है, 30 साल बाद भी समझ में आ सकते हैं, ज़िंदगी में कभी समझ में नहीं आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 20 साल के बाद यानी यहाँ जस्ट एक टाइम का बात किया जाएगा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर योर टाइम इज़ फ्लीटेड, जब समय धीरे धीरे चल जाता है, समय कुछ देर बाद आपको पता चलता है। और यहाँ पे सिर्फ एक रिग्रेट का बात नहीं है, यहाँ पे एक लास्टिंग इम्पैक्ट का भी बात हो रहा है कि जो प्रोटेक्टर का रोल होता है या जो केयर गिवर का रोल होता है, वो सिर्फ वो जितना दिन केयर दे रहा है उतना दिन के लिए इम्पैक्ट नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट है। जितना दिन आप जिसको केयर दे रहे हैं, मान लीजिए आपका बच्चों को या आपका कोई भी छोटे है जिसको आप केयर कर रहे हैं, जितना दिन आप अगर सही से केयर दिए, सही से उसका लाइफ को बना दिए, तो जितना दिन वो ज़िंदा रहेगा तब तक आपका केयर का इम्पैक्ट उसमें रहेगा। सो दिस इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन केयर, ह्यूमन लव। ओके, तो एक तरीके से यहाँ पे ये पूरा पोएम के ज़रिए मार्गरेट एटवुड ने दोनों, देखिए यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन, एक जो बहुत बड़ा एलिमेंट है इस पोएम का वो है कन्फ्यूजन। ठीक है, कन्फ्यूजन बिटवीन व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ इमेजिनरी, ओके, व्हाट इज़ लाइट, व्हाट इज़ डार्कनेस, व्हाट इज़ रियल, व्हाट इज़ अनरियल, बिटवीन शैडो एंड बिटवीन रिफ्लेक्शन। क्या हम लोग जो सोचते हैं, जो ह्यूमन थॉट्स का कम्प्लेक्सिटी है, ह्यूमन माइंड का जो कम्प्लेक्सिटी है, उसको यहाँ पे बेखूबी दर्शाया गया है। ठीक है, उसमें यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया और नेचुरल इमेजरी के थ्रू दर्शाया गया है कि जैसे अंधेरा में हम लोग को पानी और लैंड में फ़र्क नहीं समझ में आता है। ठीक है, चांद और मशरूम एक जैसा लगता है। ठीक है, परछाई और जो पानी के ऊपर जो हम लोग का रिफ्लेक्शन पड़ता है उसको समझ नहीं आता है। ठीक वैसे ही जब प्रॉब्लम्स आता है, जब परेशानी आता है, जब लाइफ में टेस्टिंग सिचुएशंस आता है, तब हम लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तब हम लोग भी डिसीजन नहीं मेक कर पाते हैं, तब हम लोग को जो लगता है कि हम लोग जो सही कर रहे हैं या हम लोग जो सोच रहे हैं वो सच नहीं भी हो सकता है। और इस हालात में कौन हम लोग को गाइड करता है? हम लोग का गार्जियन, हम लोग का प्रोटेक्टर, हम लोग का पेरेंट, हम लोग का पेरेंटल फिगर और मदर नेचर खुद। नेचर अपना केयर के ज़रिए, अपना
प्यार के ज़रिए आप लोग को गाइड करके रखता है, हम सब को गाइड करके रखता है। तो यहाँ पे नेचर का भी बात है, केयर का भी बात है, गार्जियनशिप का भी बात है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर किया गया है। ओके, तो आशा करते हैं कि इसमें काफ़ी सारा डीप मीनिंग्स था। आशा करते हैं कि थोड़ा बहुत आपको समझा सके हैं और आपका डाउट अब क्लियर हो चुका होगा, पोएम आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर इसमें, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड पोएम है और काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट, काफ़ी सारा टॉपिक्स इसमें इंटरलेस है, तो अगर फिर भी आपको कोई चीज़ कंफ्यूज रह गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके अपना कन्फ्यूजन या कोई चीज़ नहीं समझ में तो बताइए, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बढ़िया से, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और अगर कोई और टॉपिक आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ उसको भी कमेंट डाउन कर दीजिए, उस पर भी वीडियो बहुत ही जल्दी हम लोग बना करके आपको देंगे। और अगर हम लोग का काम आपको अच्छा लगता है, पढ़ाई समझ में आता है, कुछ हेल्प होता है, तो प्लीज़ 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 गाइस सपोर्ट अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा तो आप उसको मिस ना कर जाए। प्लीज़ ये इंश्योर कीजिएगा, हिट द बेल आइकॉन। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, मोर वीडियोज़ आर कमिंग अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।